प्यारे बच्चों, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज आप लोगों ने अपना संडे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हाँ, आज वीडियो के लिए थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन ये वीडियो आज आप लोग को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज 10th के पहले चैप्टर की वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आज वो बनने जा रही है। ठीक है, सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन का है। ठीक है, 10th क्लास में, और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण क्या। तो कुल मिला के अगर बोला जाए तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता, उसके बाद उनके समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है, सीखना है। और एक चीज़ और है, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं है, यहाँ पे मैं तुम लोग को बच्चे प्रोडक्ट बनाना भी सिखाऊंगी, यानी कि उत्पाद कैसे बनते हैं किसी रिएक्शन में, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी। चलो अब ठीक है, बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती है केमिकल रिएक्शंस। तो अब केमिकल रिएक्शंस को सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which one substance changes into another substance by changing their properties, या सीधे बोल सकते हैं कि one substance changes into another substance and form new properties and having new properties is and having new properties। अब इसमें कुछ जनरल एग्जांपल्स मैं बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी मीडियम में पहले अगर बात करें कि उनको कैसे समझना है, तो पहले तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं या ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे सब्सटेंस में जाकर चेंज हो जाता है, और उसकी जो है मतलब कि जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके गुण है, वो भी भिन्न हो जाते हैं पहले वाले से। ठीक है, तो ये बात समझ में कोई दिक्कत नहीं कि हिंदी में डेफिनेशन मैम आपने नहीं लिख पाई, मैं हिंदी में जो बोल रही हूँ वही चीज़ आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप कॉपी में क्या करो, नोट्स बना के उसको हिंदी में आप एक्सप्लेन करते जाओ, और इतना कुछ ऐसा कठिन तो बताते ही नहीं है, तो इसमें तैयार होता जाएगा आपका। ठीक है, और बुक लेके बैठ जाओ, उसमें साथ में करते जाओ। ठीक है, हमें क्या ईजी लैंग्वेज में ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में अगर बोले तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस विद या एंड हैविंग अ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन में जो पहला सब्सटेंस है वो कुछ केमिकल प्रोसेस करेगा और उसको करके एक नया ही सब्सटेंस, एक नया ही पदार्थ, नई चीज़ बना देगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब यहीं पे कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ जनरल, तो आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है? रस्टिंग ऑफ आयरन हिंदी में बोले तो लोहे में जंग लगना, सुना है? सुनो, अब होता क्या है, जंग ऐसे तो लगता नहीं है लोहे में, यानी कि रस्टिंग ऐसे तो होती नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब है रस्टिंग तब होती है जैसे मान लो कि आपकी साइकिल रखी है, ठीक है, आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हमें ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर भी है ना, इसके अलावा बहुत सारे गैसेस हैं। तो क्या होता है, अगर वो एयर बहुत ह्यूमिडिटी के साथ है, नमी वाले एरिया में है, मतलब कि लोहे की कोई भी चीज़ अगर नमी वाले एरिया में, या फिर रोज पानी के कांटेक्ट में है, तो उसमें भी है ऑक्सीजन ह्यूमिड वाला, तो कुल मिला के तब क्या होता है कि जो आयरन होता है वो रिएक्शन करके यहाँ पर
जो है उसमें जंग लग जाता है। और ये आयरन को हमें पता है Fe से लिखते हैं, और ऑक्सीजन कैसी है, नमी वाली है, ठीक है, ह्यूमिड है, ह्यूमिड है। जैसे ही रिएक्शन करता है तो एक्चुअल में ये एक्स नंबर की ऑक्सीजन, एक्स नंबर ऐसे मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वाटर के साथ में रहेगा, ह्यूमिड का मतलब है भाई वाटर होगा ना। तो यहाँ पर क्या करता है, ये ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, ये क्या बना देता है, ऑक्साइड, ठीक है। ये Fe2OX होगा, जैसे Fe2OX ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल इनटू XH2O। तो ये एक क्या है, एक ये जंग लगने का फॉर्मूला होता है कि ये इस तरह से बनता है। और अभी जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तो लास्ट में आप पढ़ोगे कोरिजन, उसमें ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। कोरिजन का ही एक एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप देखो क्या होता है, जैसे ही जंग लगता है तो पहले देखते होगे आयरन, पहले जो साइकिल का पहिया है वो कितना शाइन करता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जब देखोगे उसमें रोज पानी पड़ रहा है, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद देखोगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो कुल मिला के आप पता लगा सकते हो ना कि कौन सा नॉर्मल था पहले आयरन चमकदार, और बाद में वो कैसा हो गया। तो ये केमिकल प्रोसेस है जिसके दौरान जो दूसरा सब्सटेंस मिला उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग थी। बात समझे। दूसरा एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा क्या है, वाटर। वाटर सभी को पता है कि किससे बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस होती है, गैस अभी सब सिखाएंगे, ये G क्या है, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और O2 से बनती है, दोनों गैस में, गैस स्टेट में। इन दोनों ने मिलकर बना दिया H2O, ठीक है। और हमें पता है H2O लिक्विड होता है। तो कुल मिला के इसकी प्रॉपर्टीज चेंज है भाई, इसका कलर चेंज है, मतलब वो ब्लूइश होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर इस तरह से होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टेट चेंज है, वो लिक्विड में है, ये दोनों गैसेस में। तो कुल मिला के हम ये बता सकते हैं ना कि हाँ ये नया सब्सटेंस है, हमें दिख रहा है, हम समझ सकते हैं कि नया है। तो अब समझ में आया। एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे मिल्क की अगर बात करें तो जब समर में क्या होता है कि मिल्क क्या है, मिल्क में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको समर में बहुत ज़्यादा घंटे के लिए रख दिया गर्मी में, तो क्या होता है वो मिल्क जो है पहली चीज़ तो वो येलोइश हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है और खट्टा हो जाता है स्वाद। तो उस दौरान भी क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसको नोट करना हो कर लो अभी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो गैसेज हैं, CNG है, LPG गैस सुना होगा, ये सब जो है, जो मतलब घर में सिलेंडर होता है LPG का, ये सब भी क्या है, रिएक्शन करके ही वो उसमें से हीट निकलती है, नया सब्सटेंस प्रोवाइड होता है। तो ये सब अभी पढ़ोगे, LPG के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, तुम लोगों को। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलो अब हम बात करते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कैरेक्टर स्केच ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण, गुड़ वाला गुड़ है ये, क्वालिटी वाला, ठीक है, गुड़ खाने वाला नहीं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो याद रखना पहला तो ये क्वालिटी इनका यही है इनकी कि ये जो है, जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बहुत ही अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, डिफर होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, रिएक्शन समझ लेना, रिएक्शन न्यू सब्सटेंस having new properties of, यानी कि हिंदी में लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, जो नया पदार्थ, नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है, भिन्न होती है, ठीक है। उसके बाद इन केमिकल रिएक्शंस, याद रखना, इन केमिकल reactions gas may be evolved
और मे बी या प्रेसिपिटेट मे बी फॉर्म। अच्छा, प्रेसिपिटेट गैस तो सुनो अब होता क्या, ज्यादातर में भी मतलब है कि हाँ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होगी यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उस दौरान क्या होगा, कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगी। मतलब ज्यादातर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई गैस निकलेगी, या हो सकता है कि उसका प्रेसिपिटेट बन रहा हो। प्रेसिपिटेट का मतलब इसको हम आगे चल के जब सीधे क्लासेस में जाओगे तो बोलते हैं पीपीटी। ठीक है, अभी क्या है प्रेसिपिटेट, ठीक है पीपीटी। तो होता क्या है, गैस का तो तुम लोग समझ गए कि भाई कुछ भी बन रहा है तो हो सकता है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट यानी कि जो भी उत्पाद बन रहा है उसके साथ साथ एक कोई गैस निकले। ठीक है, या हो सकता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कभी चाहे लिटिल बिट अमाउंट में यानी कि थोड़ी सी भी मात्रा में हो सकता है कि कोई सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाए, चाहे जितना हो, चाहे इतना सा भी हो, तो उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। यानी कि मैंने कोई रिएक्शन कराई, जैसे ही मैंने कोई रिएक्शन कराई तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाए तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो मतलब ऐसा होगा। और एक बात और है, इसका और ये गैस में भी बॉन्ड, इसका और इसके साथ ही साथ प्रेसिपिटेट, इन दोनों का मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी। ठीक है, तो सामान ऑर्डर कर दिया है, वो चीज़ें थोड़ी आ जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी। ठीक है, ये तो अभी भी दिखा सकते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो डोंट वरी, इसको हम दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बताना नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिकली भी चीज़ों को दिखाना है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग क्या है बुक भी लिए रखे रहो और जो मैं बोल रही हूँ हिंदी में बोल रही हूँ उसको लिखते जाओ, बस सरल भाषा में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, समझना ज्यादा जरूरी है रटने से बेहतर। अब क्या है कि याद रखना कि देयर में चेंज इन कलर, स्टेट एंड टेम्परेचर। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें या तो उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर हो सकता है भाई उसकी फिजिकल स्टेटेड चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड गैस में कोई बन जाए, या फिर उसका मतलब उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस हैं। अब खुद ही आप सोचो ये वाटर बना रहे तो इसका टेम्परेचर इन दोनों गैसेस के मुकाबले अलग हुआ। इसके अलावा इनके स्टेटेड भी क्या है, ये दोनों गैस है और ये क्या है लिक्विड है बच्चे, तो स्टेट भी चेंज हुई। अगर हम जंग लगने की बात करें तो उसमें देखा था आप लोगों ने कलर जो है वो अलग था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है कि कलर, स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट, इसके साथ ही साथ उनका ताप परिवर्तित होता है। तो लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनका रंग, उनकी भौतिक परिवर्तन, उनके इसके साथ साथ उनका ताप जो है वो बदल सकता है। ठीक है, फिर चौथा याद रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको लिख लो, इसके ऊपर के लिए मुझे जगह चाहिए होगी समझाने के लिए। ठीक है, तो हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अब बहुत मेन पॉइंट आ गई, सब तुम लोग को याद रहेगा। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, chemical reaction involve breaking of the chemical bonds in reacting substance। अभी बता रहे क्या होता है रिएक्टिंग सब, अभी तुम लोग को सब बता रहे होता क्या क्या। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक और मार्कर चाहिए। जो रिएक्टिव सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। अब ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, रिएक्टेंट। ठीक है, अभी हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ
न्यू केमिकल बॉन्ड is formed in another substance. In substance obtained, जो नया सब्सटेंस बनेगा ऑब्टेन्ड होगा उसका नाम कुछ और होता है। क्या होता है वही हम यहाँ पे जानेंगे। ब्लैक मार्कर काम दिया, दो ही दिख रहा है, क्या करूँ? चलो ठीक है, प्रोडक्ट, फोन बजने लगा। हाँ मिल गया, ठीक है। प्रोडक्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं, सुनो होता क्या है बच्चे, याद रखना कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है, कोई कंपाउंड है ए प्लस बी, ठीक है, या फिर ऐसे देखो A2 है, ठीक है, और B2, अभी समझाएंगे। जैसे H2 और O2 था वाटर वाला, ठीक है, वैसे A2 है, B2 है, A2 B2 कोई कंपाउंड तो एलिमेंट होता नहीं है। उसके बाद अब इसने बना दिया AB, ठीक है, अब सुनना है क्या, इसने क्या बना दिया AB। अब सुनना, पहली चीज बच्चे याद रखना, ये आपका एरो है, ये क्या है आपका एरो, ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन या किस दिशा में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक एरो और होता है, वो भी हम आगे बताएंगे कि वो कौन सा एरो होता है, अभी के लिए याद रखना। इसको हम LHS बोल सकते हैं और इसको हम RHS बोल सकते हैं, जैसे मैथ को बोलते हैं। तो याद रखना जो LHS यानी कि जो इस साइड होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, हिंदी में अभिकारक, अभिकारक। और जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अब सुनो है क्या, यहाँ पे होता क्या है बच्चे कि इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो भाई रिएक्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्ट करता है ना, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, और रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है जिसका नाम ही रिएक्टिंग वैसे रिएक्टेंट पड़ेगा, यानी कि अभिकारक, जो अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो अब सुनो होगा यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है तुम लोगों के, नहीं कैसे करें, इसको रफ कर दे, लिख लिया आप लोगों ने, बैक करके एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और ए ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये केमिकल बॉन्ड होगा तभी तो जुड़े, A2 है, जैसे H2 होता है A2 है, ए के बीच में कोई बॉन्ड होगा तभी तो जुड़ा हुआ है, बी के बीच में भी क्या है, ऐसे ऐसे बॉन्ड होगा, जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इन्होंने बोला इस केमिकल बॉन्ड को, यानी कि इस रासायनिक आबंध को, केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं रासायनिक आबंध। अब क्या है, इसको तोड़ना होगा, ब्रेकिंग क्या करनी होगी, इन दोनों की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। CR लिख सकते हैं केमिकल बॉन्ड को, CR का मतलब CR नहीं, CR का मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड, बस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल बॉन्ड, ठीक है, या फिर केमिकल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, जैसे आप देख रहे हो ये दोनों टूटे, तो ये A है और ये B है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों टूट कर एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे इन दोनों के बीच। मान लो ये प्लस प्लस में टूट रहा है, मान लो और ये माइनस में टूट रहा है, मतलब फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है, लेकिन अभी यहाँ पे मान लो ये प्लस में टूट रहा है, ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि नए आबंध का निर्माण हो रहा है, न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो आप लोग देखो यहाँ पर ए भी बन गया, बताओ। तो ये होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब एक चीज और सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट ही साइड में रिएक्टिंग सब्सटेंस हो, ऐसे याद रखना। ये एरो का हेड है, हेड साइड पे प्रोडक्ट बनता है, ये टेल है, टेल साइड पे याद रखना रिएक्टेंट होता है।
भाई ये एरो ऐसे भी तो हो सकता था, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कि यहाँ रिएक्टेंट है, ये गलत है। रिएक्टेंट यहाँ रहेगा तब, और हेड सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा। तो ये चीज़ कभी मत सोचना कि लेफ्ट साइड का मतलब है कि हमेशा रिएक्टेंट इधर रहेगा। ठीक है, बात समझी। अब एक एग्जांपल दे देते हैं, अच्छा समझ नोट हो गया, इसको रख कर दे। बात समझ में आ गई भाई? देखो बात समझ में आ गई, और कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक है। और पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, कार्बन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन O2 से करा देते हैं। हमें पता है क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। अब देखिए कैसे, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब कार्बन तो सिंगल में रहता है, अभी सिखाएंगे तुम लोग को ये सब। ये ऑक्सीजन है, अब ये O2 है, ये इनके बीच में क्या है, बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, बताएंगे कार्बन पे होता है +4, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जान लो, कार्बन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे 2- होता है। अभी बाकी चीजें नहीं बता सकते कि कैसे बैलेंस करता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे बन जाता है प्रोडक्ट जो बनता है वो CO2। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए, बताना ही पड़ेगा। +4 है, यहाँ -2 है। तो एक्चुअली +4 और -2 साथ में नहीं रख सकते, इसके लिए इसको भी 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए 2 ऑक्सीजन लगी। ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका एक स्पेशल लेक्चर बनेगा, क्योंकि अगर अभी बताएंगे तो फिर सारा टाइम इसमें बता जाएगा। तो खुद याद रखना, बस इतना बता रहे बच्चे, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं। यही कारण है कि CO2 का फॉर्मूला CO2 होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड C2O नहीं होता। ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो समझ गए, नया बॉन्ड है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसी तरह से बताना है, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, ताकि समझ में आ जाए। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत बोर्ड के एग्जाम होने वाले, तो धीरे धीरे कम लेक्चर में आराम से पढ़ते जाओ। लेकिन एक चीज़ है, पेंडिंग मत छोड़ना। ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे नहीं, एक कॉपी पर्टिकुलर यूट्यूब की लेक्चर वाली बना लो, ठीक है मेरी, उसकी स्पेशल कॉपी बनाओ। और वहाँ पे क्या है, आप जो प्रैक्टिस करते जा रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसको देखो। क्योंकि क्या होता है, देख के सब पढ़ने में और सुनने में जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसको देख के आराम से लिख के समझ के उसकी एक कॉपी अलग बना लो। हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे हो और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वरना बाद में विद्या राजीव लेके घूमोगे तुम। फिर अब 5th नंबर, 5th पॉइंट की अगर बात करें, तो 5th पॉइंट है ना, केमिकल रिएक्शन, नो न्यू एटम्स आर फॉर्म। वो भी ले इन a chemical reaction, no new atoms are formed. One element does not changes into another element, only their bonding pattern is changes. Only their bonding pattern is changes. या only the rearrangement of, या ऐसे लिख सकते हैं, मार्क करिए, only the rearrangement of atoms take place. अब सुनो है क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम नहीं आएगा, ठीक है। 2 बार हमने लिख दिया। 1 एलिमेंट, याद रखना, 1 एलिमेंट जो पहला तत्व है वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो किसी नए तत्व को बना ले, यानी कि कोई नया एलिमेंट भी नहीं आएगा। खाली जो रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस है उनके एटम्स का क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अभी देखो समझा रहे हैं, जैसे ये H2 है, ये O2 है, ठीक है, बनाया इसने H2O। तो कहने का मतलब है ये हाइड्रो
हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, और कुल मिला के बोला जाता है हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नया एलिमेंट या कोई नया एटम फॉर्म हो जाए। जैसे अगर यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा उत्पाद। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई कार्बन आ गया, ठीक है, ये नहीं हो सकता। खाली क्या हो सकता है कि ये जो है एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, यानी कि याद रखना यहाँ पर क्या है, कोई नया एटम नहीं आएगा और कोई नया एलिमेंट भी नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन इधर है और उधर जाते जाते कार्बन बना दिया, नहीं, गलत। जो आपने लिया है प्रोडक्ट भी आपका वही बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे यहाँ पर खाली रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि इनके बॉन्डों में परिवर्तन। रीअरेंजमेंट का मतलब भाई ये क्या हुआ, टूटे, और इन्होंने क्या किया, तोड़कर एक नया बॉन्ड H और O के साथ बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो उस वजह से क्या है, उनके एटम में परिवर्तन नहीं होता बल्कि उनका रीअरेंजमेंट होता है। भाई हो सकता है 2 ऑक्सीजन लग गए, हो सकता है 2 हाइड्रोजन लग गए, तो बॉन्ड में क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये नहीं होगा कि कोई नया एटम आ गया या कोई जो एटम था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी नहीं होगा, याद रखना। ये भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन इधर है उधर खाली ऑक्सीजन का प्रोडक्ट बन जाए, नहीं। ये भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन है तो खाली, मतलब आपने 2 लिए हैं तो कुल मिला के आपको उन दोनों का ही कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी 5th पॉइंट हमारा कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, नोट हो गया। अब देखो 5th पॉइंट है, एक्चुअल में ये होता क्यों है या क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया बेटा क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यही पॉइंट है, केमिकल रिएक्शंस obey principle of atomic कंजर्वेशन, यानी कि परमाणु संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन, एक मिनट कुछ अलग हाईलाइट करना पड़ेगा, POAC ये लॉ होती है। तो याद रखना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो परमाणु संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यहाँ पे ये है कि हमें ये पता है, एरो है ये, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, इधर क्या है, P प्रोडक्ट, R से रिएक्टेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा उनमें क्या होगा, कोई नया, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन atoms are not destroyed और formed, यानी कि अगर हमने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ही लिया है तो हमें प्रोडक्ट में भी कार्बन और ऑक्सीजन का ही ना कोई उत्पाद मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाली ऑक्सीजन मिल जाए, गलत है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाली कार्बन मिल जाए। तो कुल मिलाकर परमाणु संरक्षण तभी तो होगा संरक्षित जब जो हमने इधर लिया है वो हमें उधर भी मिले, है ना, मतलब बराबर रहे, ठीक है। इसीलिए आप तो यहाँ पे भी पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी किया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें वहां तक POAC को फॉलो करवाना होता है। यानी कि अगर कार्बन के 2 एटम है या ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इधर भी हमें 2 बनाना पड़ता है। ये पढ़ने के बाद आप लोग को वही सिखाना है, ठीक है। तो अब समझ में आया। और ये भी नहीं हो सकता कि कोई नया एटम आ जाए, जैसे कि मैंने बोला ना कि कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकता। आपने रिएक्टेंट साइड में जो लिया है हमको प्रोडक्ट साइड में भी वही चाहिए होता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते चल रहे हैं और इसको हिंदी में अच्छा समझा रहे हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो जो है परमाणु संरक्षण के नियम पे आधारित होती है। तो याद रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी परमाणु जो है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और कोई नया परमाणु बनता भी नहीं है। कुछ ऐसा है, जैसे सुना होगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा कभी भी नई बनाई नहीं जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती, नष्ट भी नहीं की जा सकती, एक जगह से दूसरी जगह पे परिवर्तन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। वैसे यही भी यहाँ भी होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चे, वहाँ पर क्या होता है कि जो परमाणु होता है उस केमिकल रिएक्शन में वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित का मतलब है, रूप का मतलब है कि उनमें
केमिकल बॉन्डिंग के रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई नया तत्व या कोई नया एलिमेंट आ जाए या कोई नया एटम आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि जो था वो डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाए, ठीक, सिर्फ उनका बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। हो सकता है भाई 2 ऑक्सीजन लग जाए, कुछ अलग ऐसा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई हों, ठीक है। आराम से मैं फिर से बोल रही हूँ बच्चे कि आप लोग नोट्स इसके एक अलग से कॉपी बना लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की 10th की रेगुलर क्लासेस चलेंगी ठीक है, इसके एक भी लेक्चर मिस नहीं होंगे, चाहे जैसे भी अपलोड करें, लेकिन हम रेगुलर करेंगे। तो इसके साथ आप क्या है कि हम लोग के साथ चलते रहो, मेरे साथ आप चलते रहो, ठीक है ये बिल्कुल मत करना कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों की, वो क्या होगा फिर आपके पास बहुत सारा वर्क हो जाएगा, लोड हो जाएगा, बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी। तो वो छोटी छोटी वीडियो तो उनको आराम से ज़्यादा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख डालो, ठीक है तो बिल्कुल हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को ही नोट्स बना लो, ठीक है। वीडियो में अगर समझ में आया हो आज का लेक्चर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअल में बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग तैयारी करें, ठीक है। गुड नाइट।